Hello, friends. Today we have with us Mr. Himanshu Pundir, who is a youth leader, alumni of UPS, and a social worker who's grown along with Uttarakhand over the last 25 years. He is here to address to us some social issues, and he is the founder of Apna Roti Bank. Welcome to 404 Not Plan, sir. थैंक यू सो मच मैम इट्स बीन एन ऑनर कि आप लोगों के साथ आई हैं प्लीज़ थैंक यू सर, अपना रोटी बैंक कैसे स्टार्ट हुआ? कैन यू टेल अस व्हाट इट इज ऑल अबाउट? अपना रोटी बैंक हम लोगों ने इट्स बीन अ डेकेड वी हैव स्टार्टेड ओके. 10 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था और इसको हमने देहरादून से स्टार्ट किया था। हमने इसको 4 घर से स्टार्ट किया था। एक छोटी सी सोच थी कि हमारे उत्तराखंड में हमारे देहरादून में कुछ ऐसी एक नेक पहल करी जाए जिससे कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति हो जो भूखा ना सोए। आप बहुत जगह देखते हैं, रेलवे स्टेशंस पे देखते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में देखते हैं, सरकारी अस्पतालों में देखते हैं, लोगों के साथ अटेंडेंट्स आते हैं। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड अ वन टाइम मील ऑल्सो। उस चीज़ को लेकर रोटी बैंक की शुरुआत करी गई। कुछ जगह मैंने देखा, एक कुछ बस्तियों में हम गए, लोग बरसात के टाइम था, उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो लोग गंदे पानी में से वो खाना उठा के खा रहे थे। तो कोई बहुत हार्ट टचिंग चीज़ें देखी हैं लाइफ में। उन सब चीज़ों को देख के रोटी बैंक की शुरुआत करी गई और 10 साल इस चीज़ को करते हुए हमें हो गए हैं। और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वी आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। जितना भी बचा हुआ खाना होता है, होटल्स का, शादियों का, रेस्टोरेंट्स का, पार्टीज़ का, वी कलेक्ट दैट फूड। उनका फ़ोन आता है हमारे पास, हमारी टीम वहाँ जाती है, वो खाना हम कलेक्ट करते हैं। वो खाना हम कलेक्ट करके जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। सो सोशल वर्क एंड अ यूथ लीडर, आपने पूरा उत्तराखंड ओवर द लास्ट 25 इयर्स चेंज होते हुए देखा है. कैन यू टेल अस हाउ उत्तराखंड हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? मैम जितने हमारी समझ है, हमारे उत्तराखंड को मैंने 25 वर्ष हो चुके हैं। अभी हाल ही में 9 नवंबर को हमने हमारा 25वां उत्तराखंड दिवस मनाया। हमने जगह जगह देखा कि बहुत सारी जगह इस जगह को सेलिब्रेट किया और इस बहुत अच्छा दिन भी था सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन साथ के साथ ना हमारे पास कुछ बहुत मेजर और सोशल इश्यूज हैं जिन पे हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इन 25 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, राष्ट्रपति शासन लगा, पॉलिटिकल डैमेजेस भी हुए और जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ा। पार्टी अलग अलग पार्टीज आती हैं, अपना प्रोपोगंडाज देती हैं, लोगों को पॉलिसीज देती हैं, बट अगर बात धरातल पे करी जाए, वो धरातल पे ज़ीरो होती है। तो उत्तराखंड में को अगर देखा जाए 25 सालों को, तो बहुत सारे ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो उत्तराखंड के अंदर आए हैं और जिनकी वजह से हम लोगों को, एक आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। व्हेन यू टॉक अबाउट चेंजेस जो उत्तराखंड में आए हैं, मैं सबसे पहले एक वुमेन सेफ्टी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आपसे. एक टाइम था जब उत्तराखंड वाज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन. आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, हाइलाइट केसेस है, सारे दबे हुए केसेस भी बहुत सारे हैं. आप क्या देखिए, कहना चाहोगे? जितना भी उत्तराखंड के अंदर ये सब हो रहा है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, हमारा जो देहरादून है टॉप 15 सिटीज़ में है जो कि वुमेन के लिए सेफ़ नहीं है। इट्स वेरी सैड फॉर अस कि अगर हमारे देहरादून सिटी का नाम अगर ऐसी जगह आता है कि हमारे देहरादून के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये हुँ. हमारे लिए बहुत ही सोचने वाला गंभीर विषय है। और अभी-अभी आप देखेंगे अखबारों में, पूरे न्यूज़ चैनल्स में अंकिता हत्याकांड की बात करी जा रही है। हुँ. अभी कितने साल हो चुके हैं, अभी उसमें सीबीआई जाँच की माँग करी जा रही है। देखते हैं उसमें सीबीआई जाँच होती है, नहीं होती है। लेकिन आप देखिए ना, एक अब इतना बड़ा भाई पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात है। बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है। तो उस चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है कि अगर अगर ऐसी चीज़ है तो हम कैसे सामने लेके आएँ। और अभी अगर सीबीआई जाँच होती है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आएँगी, डेफ़िनेटली आएँगी। और हुँ. और जितना लोगों में आक्रोश है इस चीज़ों को लेके, अंकिता सब पूरा उत्तराखंड की बेटी थी। हुँ. और उसके परिवार वालों को जब रोते हुए देखते हैं तो सही में हमें बहुत बुरा लगता है। बट एज़ अ लीडर आपको क्या लगता है, हाउ कैन दिस बी टैकल्ड इन अ वे कि ऐसी चीज़ें ना हो? हम रोक तो नहीं सकते इनको डेफ़िनेटली, बट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता मैम है? हम इसके लिए एक बहुत मजबूत
क्या कहते हैं आपका लॉज लेके आने पड़ेंगे जिसमें कि वुमेन सेफ्टी पे बात करी जाए उनके। जैसे हमारे यहाँ कई इंडस्ट्रीज उत्तराखंड में ग्रो कर रही हैं, जैसे आप कह सकते हैं दिस मॉडलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, आपका दिस फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हम्म, अब बहुत सारे मॉडल्स और बच्चे बाहर से आके लेट नाइट भी जाते हैं, लेट नाइट काम होते हैं, शादी इवेंट्स होते हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है लाइफस्टाइल पूरा चेंज बेसिकली। हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे देहरादून की बात करी जाए, कम से कम 15 से 20 ऐसे क्लब्स हैं जो लेट नाइट खुलते हैं। अब वो लेट नाइट चलते भी हैं। अब बात करी जाए, अब वहाँ पे कुछ लोग ड्रिंक होके भी घर जाते हैं, तो एक रोड सेफ्टी का इशू भी इसमें आता है कि आधे से ज़्यादा अब देखोगे लगभग औसतन 8 से 10 लोग डेली उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं ये। सर अभी आपने बोला कि उत्तराखंड देहरादून में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यूथ जो है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो रखा है इस टाइम पे, तो हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस टू द यूथ टू बी मोर देखिए, कॉन्शियस? इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें लेके आने पड़ेंगे। लेट नाइट जितनी भी रैश ड्राइविंग होती है उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जगह जगह आजकल उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो अल्कोहल मीटर से चेकिंग की जा रही है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। हम डेली देखते हैं कम से कम 100-150 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जा रहे हैं, और पुलिस की जो पहल है बहुत अच्छी है। और शायद एक ये इस पे रोकथाम लगेगी कि जितने भी ये क्लब्स के वहाँ से जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इन पे डेफिनेटली अगर पुलिस प्रशासन इतना अच्छा काम करे तो इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव वन केस है, एक हम उसको एक पहलू बोल सकते हैं, बट अदरवाइज रोड सेफ्टी इज वन अनदर इशू मैम, एंड ट्रैफिक कंजेशन इज अनदर इशू, तो उस पे आपका कुछ? हम जो सबसे मेजर इशू वो ड्रिंक एंड ड्राइव होता है। ओके। ठीक है, जो जितना भी हमने देखा है जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव में। अगर आदमी अपना संतुलित होकर गाड़ी चलाएगा या बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चलाएगा तो रोड एक्सीडेंट्स कम होते हैं। दूसरा, जो रोड सेफ्टी की बात करी जाए, कई जगह ऐसा रहता है कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, साइड में रोड के वो नहीं रहते हैं, रेलिंग्स नहीं रहती, जिसकी वजह से कई बार रात को ट्रैवल करने वाले लोगों को दिक्कत होती है, और वो नहीं दिखता तो गाड़ियाँ खाइयों में गिर जाती हैं। और अभी पूरा ही जितना भी हमारा चार धाम यात्रा वाला मार्ग है, एटलीस्ट इस पे तो पूरे में चारों तरफ रेलिंग होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इस पे मेजर बाहर से जनता आती है और पूरा दिन पूरी रात ही रोड चलती है। तो एटलीस्ट हमारे चार धाम वाली यात्रा पे तो चारों तरफ हमारे पे इसमें रेलिंग होनी चाहिए, ताकि ये एक मेजर सेफ्टी इशू है और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी आपने बताया कि 8 to 10 एक्सीडेंट्स एवरी डे हैपनिंग इन देहरादून बिकॉज ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव एक पहलू है एक्सीडेंट्स का, रोड सेफ्टी इज अनदर एंगल, अनदर इशू दैट इज अ मेजर कंसर्न। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम जितना भी ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जा रहा है देहरादून में, उसकी तरफ से भी एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो जैसे क्लब्स लेट नाइट खोलते हैं, इन पे लगाम लगनी चाहिए, इनका एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। प्लस जिस तरह से हमारा उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसे हम देखते हैं कि डेली कम से कम 40 से 50 लोग पकड़ती है पुलिस, ड्रिंक एंड ड्राइव में गाड़ियाँ सीज करी जा रही हैं, वो एक अच्छी पहल है। उससे इस चीज़ पर रोकथाम लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। And about the road safety, other angles, other measures that the Uttarakhand government, Uttarakhand police can take for other generic road accidents that are happening apart from drink and drive. स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे मैम, जैसे कि अभी आजकल हम देखते हैं 18 से कम वर्ष के बच्चे गाड़ी चला रहे। चलाते दिखाई देते हैं। उनके माँ बाप उनको गाड़ी दिलाते हैं, एक्टिवा दिलाते हैं, बाइक दिलाते हैं। उनको इतने अभी समझ नहीं होती किस स्पीड में गाड़ी चलानी है। So basically audience रिस्पॉन्सिबल हो गई है is what- ऑडियंस के साथ साथ पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वाहन तो दिला रहे हैं, लेकिन उसकी रोड सेफ्टी और उनको इतनी समझ है कि किस तरह गाड़ी चलानी है, नहीं चलानी है, ये उनके पेरेंट्स को भी एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। Okay. सर एज यू सेड एक्सेस बड़ा इजी हो गया है बच्चों के लिए आजकल, बी इट अल्कोहल, बी इट लाइसेंस, सब कुछ बहुत इजी है। सो एज अ लीडर आप क्या रोल मॉडल, व्हाट डू यू प्ले फॉर देम टू कर्ब ऑल ऑफ दिस? मैम, इसके लिए ना
पेरेंट्स घर से शुरुआत करी जानी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को उनसे बात करी जानी चाहिए। उन लोगों को घर से ही एक अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल्स के अंदर एक वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जानी चाहिए। हमारी एनजीओ है अपना रोटी बैंक। वी आर गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वी कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप्स फॉर देम, जिसके अंदर हम उनको योगा से रिलेटेड चीज़ें करवाते हैं। उन लोगों को बताते हैं कि हाउ टू डू द चैरिटी वर्क। उन लोगों के अंदर एक देने की भावना डेवलप करते हैं। बच्चों के अंदर जब तक संस्कार नहीं डाले जाएंगे, संस्कार आजकल परिवार से ही मिलते हैं। अगर आप किसी पेरेंट्स को उसके बच्चे घर पे ही ड्रिंक करते हुए या स्मोक करते हुए देखेंगे, तो उनके लिए वो अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो डेफिनेटली एक एग्जाम्पल घर से ही सेट हो गया। लेकिन अगर पेरेंट्स देखा जाए, अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे बच्चों को लेट नाइट बाहर जाना अलाउ ना करें, उनकी वहाँ ट्यूशन्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर घर से निकले हैं तो सही जगह पहुँचे नहीं पहुँचे, अगर उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो इन सब काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे रोकथाम लगाई जा सकती है। बिकॉज ये एज जो होती है टीनेज होती है, हम भी इस एज से निकले हैं। कई सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हुए जो हमने खुद भी फेस करे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसा उनका फ्रेंड सर्कल है, स्कूल से आने के बाद कितना टाइम स्पेंड वो अपना सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर देख के ध्यान दिया जाए तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी टाइम इसको रोका जा सकता है। एंड एज ए लीडर आपके एंड से कोई हम देखो, लाइक वी डू डिफरेंट वर्कशॉप्स, लाइक एज मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ हम एक उत्तराखंड यूथ फेस्टिवल भी कराते हैं। वो हर साल हम कराते हैं, जिसके अंदर वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू शोकेस देयर टैलेंट ऑन अ सिंगल स्टेज। We that includes different things, like we start with marathon, yoga, the cycling. There will be cycling event. This year we did this bikeathon also. There are more than 100 sports bike and cars were there, because it involves youth. After that we have photography. We have different things for athletes. We have this marathon, and for this photographers we have this photography festival was there, or dance, singing, music, art, lot of things about literature was there. इन सब चीज़ों के साथ साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म है कि इन लोगों को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। सर, ये हो गया उत्तराखंड यूथ फेस्टिवल के बारे में। अब इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं एंड व्हाट इज योर विजन? हमारी इस मुहिम में हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी युवा लोग हैं, मेरे भाई मेरे बहन, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एज इज जस्ट द नंबर्स। ऐसे हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस उत्तराखंड यूथ फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं। और जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर मेकिंग अ बिग चेंज इन द सोसाइटी। सर, चेंज ऑफ द सोसाइटी आप जैसे बात करते हैं, आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, बट क्लाइमेटिक चेंज भी बहुत हमने देखा है उत्तराखंड में। वुड यू लाइक टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट? मैम, अगर क्लाइमेटिक चेंज की बात करी जाए, हम बचपन से मैं यहाँ पैदा हुआ, हमने स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, सारी चीज़ हमने यहीं से देखी है। एक टाइम हुआ करता था कि हमको सितंबर में ही स्वेटर्स निकल जाते थे, ठंड बढ़ती थी। अब आप देख रहे हो कि क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र में एक बूंद बारिश नहीं हुई है। देयर इज नो स्नोफॉल एट एनी ऑफ द हिली रीजन। और इट्स अ वेरी ड्रास्टिक एंड अ वेरी एक बहुत सोचने वाला विषय है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो एक क्लाइमेटिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो गर्मियों में हमारे देहरादून का टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जाता था, 32 से ऊपर नहीं जाता था, आज वो 45 पार हो जाता है। आप समझिए ना, आप देखिए कि जिस हिसाब से यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं। हमारा पूरा उत्तराखंड 55,000 किलोमीटर में बना हुआ है, और लगभग पिछले 25 सालों में 45,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, 45,000। लगभग आप ये सोचिए 5 हेक्टेयर जंगल रोजाना काटा जा रहा है। अब आप उसको डेवलपमेंट का नाम दें तो
मैं नहीं मानता वो एक डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर रहे हैं। देहरादून का एक्यू इंडेक्स देखा जाए 300 पार हो चुका है। अब हम उस देहरादून में रह रहे हैं जिसका एक्यू इंडेक्स 300 पार। आप समझ रहे हैं ना कितना एक गंभीर विषय है। अगर इस चीज को अगर यहाँ नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि आप दिल्ली को और देहरादून को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली को आप देहरादून को आप यही कहेंगे कि एक छोटा दिल्ली बन चुका है। तो ये साइड इफेक्ट्स है स्मार्ट सिटी बनने के देहरादून हम के? नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। आप देखेंगे, आप बाहर निकलेंगे, कोई भी रोड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। एक रोड को 10 बार खोदा जाता है, कभी पानी के लिए, कभी सीवर के लिए, कभी कोई दूसरी लाइन बिछानी है, कभी गैस लाइन बिछानी है। एक काम एक साथ नहीं किया जाता। हमारे पूरे भारत की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात नहीं करते, बात करते हैं पूरे भारत की। एक ही टेंडर को बार बार रीइश्यू किया जाता है कि ताकि पैसा फ्लो होता रहे। अगर हम चाहें, हम एक ही बार में सारी चीजें करके सरकार का पैसा भी बचा सकते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया में आगे एक पर पार्ट। सरकार पैसे बचाना चाहती है। देखो, सरकार पैसे बचाना तब चाहेगी अगर सरकार के पास जो कमीशन आना ही बंद हो जाए। अब जब इतनी मोटी कमीशन सरकार पे आती है, आप कोई भी टेंडर ले लो, मैं कोई भी विभाग ले लो, मैं सारे विभाग को बोलता हूँ, सारे ए से लेकर जेड तक सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें हर टेंडर पे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी कमीशन सेट होती है। मंत्री की अलग होती है, विधायक की अलग होती है, मेयर की अलग होती है, आपकी डिपार्टमेंट की अलग अलग वो होती है। जैसे जितना बड़ा टेंडर होगा उस समझ लो 25 से 30%, 40% तक की कमीशन चाहती है। अब आदमी क्या रोड पे लगाएगा, क्या प्रोजेक्ट पे लगाएगा, आप सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आओगे? आपने 100 रुपए का सामान लिया, 40 रुपए आपने किसी को कमीशन दे दी, 60 रुपए आपके पास है, आपकी कंपनी है, आपने काम भी करना है। अब आप उसमें कितना एक प्रॉफिट रेशियो भी अपना रख कर चलेंगे? तो धरातल पे तो कुछ लगा ही नहीं ना। तो ये एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर बन चुका है जिसमें कि सब लोग इन्वॉल्व है, एक पार्ट ऑफ मशीनरी है। और कुछ भी कोई भी एक आदमी का कहता है कि आई विल ब्रिंग द चेंज, अगर इसके अंदर वो चेंज करने की कोशिश करता है तो एक कहते हैं ना मशीनरी में अगर एक पुर्जा खराब हो गया तो उस पुर्जे को बदल दिया जाता है। तो उस आदमी को उठा के ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां वो इंटरफेयर ही ना कर पाए। तो एक किस्म से पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। सर, जैसे आपने बहुत राइटली पुट इन किया, कमीशन इज द एसेंस। बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने इनएक्सेसिबल जगहों पे परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने उन प्रॉपर्टीज को। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैम, जितने भी नेता लोग हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब बड़े बड़े नेता लोगों के, बड़े बड़े बिल्डर्स, इन्हीं सब लोगों के तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब इन्हीं की सरकार है, सब कुछ इन्हीं का, तो इन्हें कौन कौन रोकेगा? इन्हें इजली हर जगह से परमिशंस मिल जाती हैं। और जिस तरह आपसे कंक्रीट का जंगल, मैं कहूँगा कंक्रीट का पूरा जंगल ये हमारे देहरादून को, उत्तराखंड को बनाते जा रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे यहाँ का जो टेम्परेचर की जो दिक्कत है वो आने वाले भविष्य में इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें और ऊपर पहाड़ों पे जाने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो ये दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है 2-2.5 घंटे ये वाला, कहने के लिए कह रहे हैं दिल्ली से 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे शहर में घुसने के लिए लगेंगे। आप मेरी बात मानिएगा, आप 2.5 घंटे में हाईवे से चल के बॉर्डर तक तो आ गए, लेकिन 2.5 से 3 घंटे आपको शहर के अंदर आने के लिए लगे। इतना हेवी और ह्यूज ट्रैफिक को हम वेलकम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई भी पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। हम हैंडल कैसे करेंगे इस चीज़ को? आप देखिए, शाम को अगर हमें राजपुर रोड से शाम को मुझे अपने घर आना पड़ता है, मुझे 2 से 3 घंटे लगने लग गए। जिस रोड पे हम 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चलाते थे, आज उस रोड पे पहले गियर में ही गाड़ी चलती है। कोई भी फंक्शन होली हो, दिवाली हो, उस टाइम पे तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग कहते हैं कि घर से निकले भी या नहीं निकले। और जो ये जो 2.5 घंटे का जो रास्ता हमारा बनाया है, दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट किया गया, पहले अच्छी है, मैं कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के साथ साथ ना उसमें सुविधाएं भी लोगों को मिलनी चाहिए। आप आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप आने के बाद 3 घंटे फिर जाम में खड़े रहे, उसको कोई फायदा नहीं है। यहाँ की जो आम जनता, उन लोगों को परेशानी हो रही है। जितने भी यहाँ पे, मैं कहता हूँ हमारी सब्जी मंडी है, शहर के अंदर सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए। सर, मुझे आप एक बात बता सकते हैं, एज हिमांशु पुंडेर, वेयर डू यू सी उत्तराखंड इन द नेक्स्ट 5 years?
जिस हिसाब से मैं आज का सिनेरियो देख रहा हूँ उत्तराखंड में, भाई एक बहुत ही डरावना और एक भयभीत करने वाली स्थिति मुझे अगले 5 सालों में दिख रही है, जिस स्पीड से हम डेवलपमेंट के नाम पे उत्तराखंड में काम हो रहा है। बात करेंगे अभी थोड़े दिन पहले पेपर लीक का इतना बड़ा मामला था। पूरे भविष्य, बच्चों का भविष्य दांव पे लगता है। बच्चे पूरे पूरे साल तैयारी करते हैं, पहाड़ से आके यहाँ कोचिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, किस तरह से उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पूरे दिन रात वो करते हैं, और जब उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो आप समझो कि एक बहुत गलत बात है ये। गलत बात के साथ साथ पूरे सिस्टम पे सवाल है। एक आदमी पेपर लीक नहीं कर सकता जब तक कोई पूरा इसके अंदर पूरा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो छापने वाले वही लोग हैं। वहीं से अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो एक पूरी चेन है, और कोई भी, और मेन आदमी कभी नहीं पकड़ा जाता। पकड़ते लास्ट के सबसे नीचे वाली खड़ी को पकड़ते हैं। तो उसमें बच्चों का भविष्य तो दांव पे है ही। दूसरी बात करी जाए अगर क्लाइमेट चेंज की, वो भी आपको अभी मैंने आपसे बात हुई है, उसमें भी बहुत मेजर चेंजेस आ चुके हैं। जैसे आपसे पेड़ काटे जाते हैं, 6,000 पेड़ अभी जो नया ये झाझरा के लिए एक आसा रोड से बाईपास जा रहा है, 6,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, काट चुके हैं। बल्कि आप देखो ना कितने बड़ी उस पे तादाद पे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। और एटलीस्ट इन्हें अगर 6,000 पेड़ काट रहे हैं तो 12,000 पेड़ आप लगाओ। तो सरकार के पास इतना पैसा है, सारी चीजें हैं। आप अभी उत्तराखंड की बात करी जाए, 1,000 करोड़ से ज्यादा बजट सरकारी खर्चे पे एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है। क्या ये 1,000 करोड़ अगर एनवायरनमेंट के लिए खर्च किया जाता तो ये एक्यू जो इंडेक्स हमारा 300 पार हो रहा है, इस पे भी रोका जाता, इस पे भी रोक लगाई जाती। साथ के साथ ये पैसा और बहुत सारी चीजों को ठीक करने में लगाया जा सकता है। अब तो वो तो गवर्नमेंट जो पैसा है वो अपने ऊपर लगाएगी, या एनवायरनमेंट पे लगाएगी, या लोगों के भले करने पे लगाएगी। तो बेसिकली 5 साल बाद आप उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड के तौर पे नहीं देखते? नाम होगा विकसित उत्तराखंड, लेकिन स्थिति उसकी ये रहेगी कि आपको और हमें, जो हम यहाँ लोग पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, कि हमें देहरादून छोड़ के और किसी कहीं दूर किसी पहाड़ी पे जाके बसने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अब दिल्ली बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड आप इतने यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन सा ऐसा एक चेंज है जो आपको दिख रहा है कि यूथ और आप मिलके उत्तराखंड में ला सकते हैं? देखिए, मेरा जो मानना है कि हमने पिछले 25 सालों में जब से उत्तराखंड बना है, 2 सरकारें देखी है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। और जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। इसके नेता उसमें चले जाते हैं, उसके नेता इधर सफल हो जाते हैं। एक जो जनता को एक चुनाव के समय में कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप दे दे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करता उसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारे उत्तराखंड को एक नई यूथ लीडरशिप की जरूरत है। आप जितने भी हमारे नेता देखेंगे सब अब 60+, 65+, 70+, अपना विजन नहीं है उनके पास। अब वो है कि मेरी आगे वाली पुश्त, मेरी आगे वाली पीढ़ी कैसे डेवलप करे। अब नेता चाहता है कि मेरा बच्चा भी नेता बने, ठीक है। अब उस चक्कर में वो जो हमारा राज्य, वो दिशा डेवलपमेंट की तरफ ले ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एज अ यूथ लीडर आप क्या चेंज लाना चाहते हो? एक चेंज। मैम, एक नई गवर्नमेंट हमारे उत्तराखंड को चाहिए। एक यूथ लीडर्स हमारे उत्तराखंड को चाहिए जो लीड करेंगे उत्तराखंड को। और एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी हमारे उत्तराखंड के अंदर आए, ताकि ये जो कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और कांग्रेस जो सेम है, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो। क्या हम देख सकते हैं वो आपके थ्रू? मैम, बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर एक नई पार्टी सरकार बनाने जाएगी। हम सभी यूथ कोशिश करेंगे इस भाजपा और कांग्रेस के जंजाल से इस प्रदेश को मुक्ति मिले, ताकि एक जो नया विजन हम उत्तराखंड के लिए देख रहे हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है वो हमारी बात को समझेगा, क्योंकि हम बात प्रैक्टिकल बात करेंगे कि आप ए और बी की बात नहीं करेंगे, ए से लेकर जेड तक की बात करेंगे। So we thank you, Himanshu ji, for coming to 404 Not Planned, for sharing your views with us. And I request and address all the Uttarakhand people, if you have any problems ever, he is just a call away. Do follow him.
And thank you, sir, once again. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड मैं भविष्य में भी आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाहूँगा और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उत्तराखंड में पला बड़ा हूँ और मैं एक अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए उत्तराखंड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। So we look forward to a Viksit Uttarakhand with Mr. Himanshu Pundir soon. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।